Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm Shishwal Chauhan, and today I'm going to explain the summary of the anime written by Pearl S. Burke. Pearl S. Burke के द्वारा लिखी गई ये लेसन है और आपकी विस्टास बुक में ये फोर्थ लेसन है और द नेम ऑफ द बुक इज विस्टास। डॉक्टर सदाव होकी और हना और डॉक्टर सदाव होकी के फादर यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं और साथ में जिक्र आता है एक जनरल का, जो जनरल टाकीमा है, जापानीज आर्मी के जनरल हैं, उनका जिक्र आता है। जैसे ही चैप्टर शुरू होता है हमें सदाव होकी के घर के बारे में पता लगता है जो कि समुद्री तट पे है और डॉक्टर सदाव होकी अक्सर यहाँ पे खेला करते थे, बचपन यहाँ बीता है, पेड़ों पे चढ़ के इधर उधर भाग के, जैसे आमतौर पे बचपन गुजरते हैं उस तरह का डॉक्टर सदाव ने भी अपना बचपन यहीं पे समुद्र तट के पास इनका घर है और ये अक्सर इन पेड़ों पे चढ़ते थे, जैसे जो पाम ट्रीज होते हैं उन पे बिना शूज के चढ़ना और उतरना इनका शौक रहा था। और फिर डॉक्टर सदाव हमें अपने फादर के बारे में परिचित करते हैं। कहते हैं कि उनके फादर काफी स्वीयर थे, सख्त थे, उन पे टाइट रखते थे सदाव होकी को। एंड हिज मेन कंसर्न वाज एजुकेशन, डॉक्टर सदाव्स एजुकेशन। ही वाज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज सन्स एजुकेशन। अपने बेटे की एजुकेशन के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे कि कोई उसमें विघन ना हो, कोई अड़चन ना उनकी एजुकेशन में है। और इसी वजह से ही नेवर शेयर्ड एनी जोक विद डॉक्टर सदाव। अपने बेटे से सदाव से उन्होंने कभी भी कोई जोक शेयर नहीं किया। ही नेवर लाफ्ड विद हिम, कभी हंसे नहीं, ताकि एक इम्प्रेशन उनका बना रहे और अपने बेटे पे उनका एक जो फियर होता है थोड़ा बहुत पेरेंट्स का, वो बना रहे। उन्हें चिंता यही होती है कि अगर वो उनसे खुल गए, ज़्यादा कम्युनिकेशन अधिक हो गया तो शायद बेटा उनका उसको अदरवाइज ले ले और अपनी स्टडीज में वो फोकस ना कर सके और अपने फादर की बात ना माने। शायद यही कारण रहा होगा। और हमें ये भी पता लगता है कि डॉक्टर सदाव के जो फादर थे, ही वाज अ ग्रेट पैट्रियोट थे। ही नेवर यूज्ड एनीथिंग दैट वाज नॉट मेड इन जापान। जापान में कोई चीज जो बनी ना हो, जो मेड इन जापान ना हो, उसको कभी यूज नहीं किया। इवन उनकी जो चेयर होती है तो वो जापान की ही बनी हुई थी, मेड इन जापान थी। अगर कोई और चेयर उन्हें मिल जाए तो कभी ना बैठे उन पे। तो उनके रूम में जो फर्नीचर है, जो भी वस्तुएं उसमें मिलती हैं, ऑल आर मेड इन जापान। तो एक पैट्रियोट थे, बेटे के बारे में बहुत चिंतित थे। और जब डॉक्टर सदाव, डॉक्टर बाद में बने, पहले जब ये 22 साल के थे तो इन्हें अमेरिका फर्दर स्टडीज के लिए भेज दिया गया ताकि वो वहाँ से सर्जरी सीख सके और डॉक्टर बन के आए। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि वहाँ उनका मिलन हना से हुआ, मेल हुआ, मीटिंग हना से मिलना हुआ, जिसकी वजह से हना से ही उनकी दोस्ती होती है। प्रोफेसर हैले के घर में वो रहते थे टेनेंट के रूम में। और हालांकि प्रोफेसर हैले की जो पत्नी थी बहुत ही काइंड थी, परंतु वॉल्यूबल थी, बहुत अधिक ऊंचा बोलने वाली। इससे ये परेशान होते थे। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स उनके घर में रहते थे उनकी देखभाल बहुत अच्छे से ये मिसेस हैले, जो प्रोफेसर हैले की पत्नी थी, वो किया करती थी। और डॉक्टर सदाव ये भी इस लेसन में बताते हैं कि कितनी वो काइंड थी। कई बार उनकी काइंडनेस उनको इरिटेट भी करती थी, वो थोड़ा परेशान भी हो जाते थे मिसेस हैले की वजह से। और खाना उनका बहुत अच्छा नहीं होता था। तो सदाव ये भी मेंशन करते हैं कि अगर हना उन्हें वहां ना मिली होती उस ग्रुप में,
जिसमें वो प्रोफेसर हैले से पढ़ते थे उसमें ना मिली होती, शायद वो कभी भी मिसेस हैले के घर में कभी न रहते एज ए टीनेजर। तो इस प्रकार से डॉक्टर सदाव होकी प्रोफेसर हैले के बारे में, जहाँ वो फिजिक्स पढ़ते थे, उसके बारे में बताया। मिसेस हैले के बारे में बताया कि नॉइजी थी और खाना भी अच्छा नहीं था, बट शी वॉज वेरी वेरी काइंड। काइंडनेस इतनी थी कि वो थोड़ा बहुत एग्जेजरेट हो जाती थी, एक्सेस में हो जाती थी, और वो थोड़ा इन्हें इरिटेट करती थी। एक बात और मेंशन करते हैं आगे चल के, डॉक्टर सदाव मिसेस हैले के बारे में कहते हैं कि जब वो बीमार पड़े थे, लास्ट में ये चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में ये बातें आती हैं, जब वो रिकॉल करते हैं लास्ट में सभी अमेरिकन को जो भी उनके दिल के करीब थे, तो कहते हैं कि जब वो उन्हें निमोनिया हो गया था तो उनकी देखभाल प्रोफेसर हैले की पत्नी नहीं की थी, तो इस वजह से वो उन्हें बुला भी नहीं पा रहे। और वहां पे जापानीज को एज ए टीनेंट रखना बहुत मुश्किल था। कोई भी अमेरिकन किसी जापानीज को एज ए टीनेंट नहीं रख रहा था, और ये प्रोफेसर हैले की ही पत्नी थी जिन्होंने इन्हें रख लिया था एज ए टीनेंट। तो ही इज आल्सो थैंकफुल इन दिस मैनर। तो ये तो बात मिसेस हैले के बारे में हुई, और किस तरह से हाना की मुलाकात इनसे होती है। हाना की बात आगे बढ़ाते हुए और बताता हूँ। हाना जापानीज मूल की लड़की थी, और हाना से मैरिज प्रपोजल देने से पहले डॉक्टर सदाव ने ये जान लिया था कि वो जापानीज मूल की है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर सदाव के फादर हमेशा इस बात में सख्त थे। उन्होंने हिदायत दे रखी थी अपने बेटे को, सदाव को, कि अगर शादी करनी है तो जापानीज मूल की लड़की से करनी है, जो जापानीज होगी, जिसके पेरेंट्स जापानीज होंगे। तो ये बात उन्होंने पहले ही चेक कर ली थी, इससे पहले कि वो बात को आगे बढ़ाएं, रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। तो डॉक्टर सदाव had come to know that she was Japanese origin। फिर इसके बारे में उन्होंने अपने फादर से बात करी होगी, और शादी अरेंज्ड हो जाती है इनकी, हाना की और डॉक्टर सदाव की, और बिल्कुल जापानीज अंदाज में अरेंज्ड मैरिज होती है। और सदाव 30 साल की उम्र में हाना के साथ जापान लौट आते हैं, फिर इनकी शादी होती है। और मेडिसिन में और सर्जरी में, बल्कि वो साइंटिस्ट बन के भी आए, मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई करने गए थे, और एज ए साइंटिस्ट भी रिसर्चर बन गया, क्योंकि वो उन दिनों रिसर्च कर रहे थे कि जख्मों को, जो वुंड्स होते हैं, इंजरीज होती है, उनको कैसे क्लीन किया जाए। उन दिनों में शायद ये एंटीसेप्टिक वगैरह नहीं होते होंगे, जिनसे किसी के जख्म पे हम एकदम एंटीसेप्टिक की सेप्टिक ना हो जाए, इन्फेक्शन ना फैल जाए, तो एकदम एंटीसेप्टिक लगा देते हैं। तो वो उसमें अपनी खोज कर रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे। अब कहानी आगे बढ़ती है कि जब वो शाम के वक्त हाना और डॉक्टर सदाव दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं, समुद्री जो किनारा है, कोस्ट है, उधर उनका ध्यान है। धुंध फैलती जा रही है, और थोड़ी देर बाद वो धुंध उनके घर को भी घेर लेगी। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है, इस तरह का एटमॉस्फेयर है। और थोड़ी देर बाद जैसे धुंध के बादल छटे, लहरों की तरफ ध्यान गया उनका। पहले हना भी पास में खड़ी हुई है और डॉक्टर सदाव भी पास में खड़े हैं। तो एक कोई आकृति सी उन्हें उठने की कोशिश करती हुई नजर आई, और वो फिर वो आकृति गिर जाती है, और एकदम वो चौंक जाते हैं। हना भी कहते हैं कि हु कुड बी दैट फेलो, ये कौन हो सकता है। सदाव भी इसी अचंभे में, आश्चर्य में आके सोचता है कि शायद कोई फिशरमैन है, बोट उसकी कैप्साइज्ड होगी, डूब गई होगी, या फिर जैसे तैसे वो फंस गया होगा लहरों में, और लहरों ने उसे किनारे पे ला पटका है। तो दोनों तेजी से भागे, और वहां जाके देखते हैं, उसे उल्टा करके देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं। तो एक कैप, बैटर्ड कैप वर्ड यूज किया गया, फटी पुरानी सी, जैसे गल जाते हैं। कपड़े भी इसके बिल्कुल डिके हो चुके थे, पानी की वजह से लहरों में थे, तो बिल्कुल फटने के कगार पे थे। तो उस पे अमेरिकन नेवी कहीं डिम से शब्दों में दिखाई दिया इन्हें, और ये जान गए कि ये सैनिक है, युद्धबंदी है, वॉर प्रिजनर है अमेरिका का।
तो अब इन्हें डिलेमा इनके सामने ये हो जाता है, दुविधा ये हो जाती है कि इस सैनिक को ये, और साथ में ये भी जान गए थे कि इसकी पीठ में गोली का निशान है, तो कंक्लूजन ये निकला कि ये भागा होगा, पीछे से इसे गोली लगी होगी। तो अब इनके सामने कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इस सैनिक को घर ले जाएं, यहीं छोड़ दें, लहरों के इसके भाग्य भी इसे यहीं छोड़ दें, जो भी कुछ हो इसके साथ ऊपर वाला करेगा, और वो वापस चले जाए। परंतु कसमकस डॉक्टर सदाव के दिल में चल रही थी कि पैट्रियोटिज्म एक तरफ है, ह्यूमनिटी एक तरफ है। आखिरकार ह्यूमनिटी जीतती है और वो फैसला कर लेते हैं, काफी देर बाद करते हैं फैसला कि इसे उठा के घर तक ले जाते हैं, घर में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर देखा जाएगा जैसा होगा। तो जैसे ही उन्होंने उसको, दोनों ने, हना ने और उन्होंने मिलके उठाया, तो बहुत ही हल्का था, ऐसा था जैसे कि कई दिनों से भूखा रहा होगा, और गर्दन पे उसके टॉर्चर के निशान भी नजर आ रहे थे। अब घर ले जाते हैं तो घर में एक गद्दे पे उसे लेटा लिया जाता है और बॉडी को साफ करना है, क्योंकि एकदम उसमें पानी में डूबा हुआ था, तो कपड़े फटे हुए, गंदगी है, रेत वगैरह लगा हुआ था, जो भी था। तो डॉक्टर सदाव हना को कहते हैं कि गर्म पानी कीजिए और इसकी बॉडी को साफ किया जाना है, करेंगे। हना यूमी को आवाज लगाती है, और यूमी, इनके नौकर यूमी है और गार्डनर है, कुछ कुक वगैरह भी है। तो यूमी इनके बच्चों की देखभाल करती है, 3 साल का एक बेबी बॉय है घर में। तो यूमी को कहा कि पानी गर्म करो, वो पानी गर्म करके बकेट में लेके आ जाती है, और हना उसे कहती है कि इसको वॉश कीजिए। और जैसे ही उसने, यूमी ने देखा कि ही इज अ वाइट मैन है, तो एकदम मना कर देते हैं कि आई कैन नॉट वॉश अ वाइट मैन को मैं वॉश नहीं कर सकती। तो इस तरीके से वो उसका, हना का कहा भी नहीं मानती। हालांकि हना थोड़ा दबाव बनाती है उस पर, परंतु हना मन ही मन में डरती भी है, ऐसा ना हो कि घर के नौकर बाहर गली में बातें फैला दें कि इनके घर में एक युद्धबंदी है। और किसी एनिमी सोल्जर को रखना, हार्बर करना, शरण देना ट्रीजन होता है, एक देशद्रोह का मुकदमा चलता है, और सजाए मौत भी हो सकती थी उनकी। तो अब चिंता ये है कि घर के नौकर में आपस में विस्परिंग चल रही है कि अमेरिकन को ले आए। बल्कि आगे चल के गार्डनर तो ये भी कहता है कि ब्लेम लगाता है डॉक्टर सदाव पे कि ये डॉक्टर सदाव और हना दोनों अमेरिका में पढ़े, वहां रहे 7-8 साल, तो इनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं अमेरिकन के साथ है, और ये फेवरेटिज्म कर रहे हैं और देशभक्ति नहीं दिखा रहे। ये बात नौकरों के बीच में चलती है। हना भी बार बार कहती है कि इसको जैसे तैसे या तो पुलिस के हवाले करो, आर्मी को सौंपो, और इसको जल्दी यहाँ से निकालो। इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर सदाव ऑपरेशन करने की तैयारी कर लेते हैं और सारा सामान आ जाता है। सफाई डॉक्टर सदाव ने कर दी थी, थोड़ी बहुत सफाई उसकी हना ने की, और बैक से और कुछ पोर्शन डॉक्टर सदाव ने उसका साफ किया था। ऑपरेशन की तैयारी होती है तो एनास्थीजिया देना था, एनास्थीजिया देना हना को नहीं आता, तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि थोड़ा सा ऐसे करना, ये लिक्विड को लगा के थोड़ा सा इसके सांस के पास रखना, अगर सांस टूटता है तो इसको हटा लेना। तो इस तरीके से एनास्थीजिया दिया जाता है और बुलेट निकालने का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। डॉक्टर सदाव को आदत है अपने आप से बातें करने की, फ्रेंड करके, दोस्त करके वो बात करते हैं और बातें करते रहते हैं और गोली निकाल लेते हैं। ये तो आप टेक्स्ट पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तब जाके आपको सारा नॉलेज मिलेगा। ये तो मैं सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ आपको, ताकि एक व्यू पॉइंट आपका बन जाए, क्लियर हो जाए, ताकि टेक्स्ट आसानी से समझ आ जाए। गोली निकल जाती है और जख्म भरा नहीं है, एक फोर्टनाइट का अंदाजा है उनका, 15 दिन में शायद जख्म भर जाएगा। इस बीच जो घर के नौकर हैं वो दिक्कत में हैं, वो जाना चाहते हैं। आखिरकार हना ने उन्हें बता ही दिया, अपने हस्बैंड को, डॉक्टर सदाव को, कि जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये भागेंगे। और एक दिन 2 घटनाएं घटती हैं। हना अपनी किचन में थी, और इस बीच एक बात और बता दूं आपको कि
ये जनरल टाकीमा जो आर्मी के जनरल हैं, उनकी वजह से डॉक्टर सदाव को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, नहीं तो ट्रूप्स के साथ भेज देते हैं, वरना ये डॉक्टर सदाव यहीं पे है क्योंकि जनरल टाकीमा को कभी भी ऑपरेशन की जरूरत हो जाती है और कई बार उनको पेन होता है किसी वजह से, तो डॉक्टर सदाव ही उनका इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर टाकीमा को खूब ट्रस्ट है डॉक्टर सदाव पे, इसलिए उन्हें जाने नहीं देते, काफी हेल्प करते हैं उनकी। तो एक दिन क्या होता है कि दो घटनाएं होती है। हना किचन में थी तो देखा कि एक यूनिफॉर्म में मैसेंजर आता है और घर की तरफ आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो हना डर जाती है कि शायद नौकर चले गए थे, इस बीच में नौकर चले गए थे और हना तो ये यूमी तो बहुत भावुक हो रही थी बच्चे को लेके, जो 3 साल का इनका बेटा है, और कह के गई थी कि अगर रात को जरूरत पड़े, बच्चा मिस करे मुझे तो बुला लेना। और हना ने अपने एक मालकिन होने के नाते, जो एक ईगो होता है, प्राइड होता है, उसमें मन ही मन में सोचा था बच्चा अगर रोए तब भी नहीं बुलाऊंगी। इस बीच इन्होंने अपने आप ही काम करना शुरू कर दिया था, खाना वाना बनाना, बर्तन साफ करना, जो साफ सफाई होती है, सारा काम शुरू कर दिया। अब क्या होता है, मैसेंजर सीधा चला आ रहा है और हना आगे आगे भाग के तेजी से जा रही है डॉक्टर सदाव को बताने के लिए कि कोई आया। और डॉक्टर सदाव अपने स्टडी में बैठे हुए थे, बुक खोली और बड़े बिजी हो रहे हैं, ऊपर निगाह ही नहीं उठा रहे। अचानक उनकी नजर गई तो एकदम गया, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? और रुखाई से कहा, वो जनरल का जो मैसेंजर था वो सामने खड़ा था। उन्हें नहीं पता था कि जनरल का मैसेंजर है। तो मैसेंजर कहता है कि जनरल पेन में है, ही हैज कॉल्ड यू टू हिज पैलेस, आपको उनके पैलेस में जाना होगा। तो हना की जान में जान आई। हना ने सोचा शायद अरेस्ट करने कोई आया है, तो कहते बस इतना ही। मैसेंजर बड़ा हैरान हो गया, कहता है इतना ही से क्या मतलब, और क्या चाहिए? और वो झेप सी जाती है। देन शी फील सॉरी फॉर दैट। सुबह सुबह दो चीजें घटित होती हैं डॉक्टर सदाव के घर में। हना किचन में थी और बिजी थी, सोच रही थी कि घर के नौकर ये बात भली भांति समझते हैं, दे नो इट वेल दैट डॉक्टर सदाव शुड नॉट हार्बर, should not treat this American soldier, he should not keep the American soldier in the house and he should get rid of that soldier. ये बात भली भांति जानते थे कि इससे छुटकारा क्यों नहीं पाते, क्यों मालिक इसको घर में रखे हुए हैं। बल्कि ब्लेम भी लगाया था, गार्डनर ने कहा था कि शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी हना अमेरिका में पढ़े हैं, शायद इस वजह से अमेरिकन के प्रति इनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, सिंपैथी है, सहानुभूति है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू गेट रिड ऑफ हिम। और हना किचन में ही थी तो सामने से दूसरी घटना क्या होती है। पहली घटना तो ये घटती है, उस दिन नौकर सुबह सुबह काम नहीं किया नौकरों ने, और उन्होंने जाने का मन बना लिया था। हना इस बात को जान गई थी और फिर वो सारे इकट्ठे होके, जिसमें यूमी थी, गार्डनर था और भी जो घर के नौकर थे, हना से मिलने किचन में ही आए थे। और हना ने उनको सबको जो उनकी सैलरी थी, पेंडिंग सैलरी थी या रिमेनिंग अमाउंट था, वो सारा पे कर दिया। और थोड़ा कड़ाई दिखाते हुए, एक मालकिन का जो रोब होता है वो दिखाते हुए। और यूमी ने जाते वक्त भावुक हो रही थी, सेंटिमेंटल हो रही थी, बेबी बॉय को लेके, 3 साल का बच्चा है डॉक्टर सदाव और हना का। तो कह रही थी कि अगर बेबी ने उन्हें मिस किया रात को, अगर वो रोया या दिक्कत की तो आप मैसेज कर देना, आप घर जानते हैं कहाँ पे है, बुला लेना और वो आ जाएगी। परंतु यहाँ थोड़ा एक ऑनर का तो वो फीलिंग उसके अंदर थी, ईगो कहिए या कुछ भी कहिए, वो मन ही मन में ये फैसला कर लेती है कि अगर जरूरत भी पड़ी, अगर मिस भी किया उसके बेटे ने उसको, यूमी को, तो वो तब भी उसे नहीं बुलाएगी। तो इस तरीके से पहली घटना तो ये घट जाती है और वो बाय बाय करके चले जाते हैं, मतलब अलविदा कह के सारे नौकर घर से चले जाते हैं। दूसरी बात जो होती है, कुछ देर बाद मैसेंजर घर में आता हुआ दिखाई दिया तो हना उसे देख के डर गई कि कहीं नौकरों ने
बात बता दी है कि इनके घर में अमेरिकन सोल्जर छुपा रखा है, इन्होंने उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बात कहीं फैल गई या पुलिस को पता लगी, मिलिट्री को पता लगी, और जो मैसेंजर था ही वाज इन हिज यूनिफॉर्म में था। तो हना एकदम डरी हुई, सहमी हुई सी भागी भागी जा रही है, और डॉक्टर सदाव जहां बैठे हुए थे, स्टडी में बैठे हुए थे, और वो एक बुक पढ़ने में लीन थे। ही वॉज बिजी रीडिंग ए बुक। तो इशारे कर रही है कि देखो पीछे पीछे देखो, इस तरीके से। परंतु डॉक्टर सदाव अपने खोए हुए थे बुक में। अचानक उन्होंने ऊपर उठा के देखा और एकदम रुखाई से कहते हैं, व्हाट्स दैट, व्हाट्स इट, क्या है? तो सामने देखा कि अ मैन इन यूनिफॉर्म was standing in front of him। सामने एक आदमी यूनिफॉर्म में खड़ा, तो थोड़ा विनम्र पड़े वो और पूछा कि क्या बात है। तो मैसेंजर ने कहा कि आपको जल्दी ही जाना होगा, यू हैव बीन कॉल्ड इन द जनरल्स पैलेस, जनरल टाकिमा के पैलेस में आपको बुलाया है। यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अब हना को अलविदा कहने किचन में जाते हैं डॉक्टर सदाव, और हना बताती है कि किस तरह से वो डर गई थी कि कहीं उसे अरेस्ट करने आए हैं डॉक्टर सदाव को। तो डरी डरी, सहमी सहमी, और फिर कहती है कि घर के नौकर तक इस बात को जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्यों कंफ्यूज्ड हैं, आप क्यों नहीं उससे छुटकारा पा लेते? तो सांत्वना देते हुए डॉक्टर सदाव कहते हैं हना को, अपनी पत्नी को, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा। अब वो जनरल से मिलने जाते हैं। जनरल को अचानक पेन था, तो उनसे कन्वर्सेशन होती है, बात होती है। थका थका सा था और कमजोर महसूस कर रहा था जनरल। तो रियलिटी बता दी कि किस तरह से एक व्हाइट मैन उनके घर के सामने लहरों के द्वारा छोड़ा गया था, वहां मूर्छित हालत में था वो, उसे उठा के ऑपरेशन भी कर दिया उन्होंने। ये बात जनरल को बता दी, उन्होंने साफ साफ बता दी। और जनरल ने भी इस बात का रिस्क जो था वो बताया कि अगर पता लग जाता है किसी को तो क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सदाव भी कहता है कि हाँ सर, आई नो द कंसिक्वेंसेस। तो फिर डॉक्टर सदाव को सुझाव देता है, कहता है कि जनरल टाकिमा कहता है कि मैं 2 असैसिन्स आपके घर भेजूंगा और वो उसको मार देंगे, और आपको कुछ भी नहीं करना, लाश को भी, उसकी डेड बॉडी को भी वो ठिकाने लगा देंगे। तो ये पूरी वार्तालाप उनकी बड़े कॉन्टेक्स्ट में होती है और कुछ और बातें भी होती हैं। ये तो एक टू दी पॉइंट समरी में बात करनी होती है। तो डॉक्टर सदाव बहुत खुश हुआ कि चलो छुटकारा मिल जाएगा उससे, और खुशी खुशी घर आ जाता। मन ही मन में खुश था, परंतु he had decided not to tell anything about the assassins to हना। हना को assassins के बारे में कुछ नहीं बताएगा, ये बात उन्होंने तय कर ली थी। ये बात डॉक्टर सदाव ने डिसाइड कर लिया था, अदरवाइज वो डर डर के मर जाएगी, चिंता में आ जाएगी, एंशियस हो जाएगी। तो रात को वेट करी, रात को हवाएं तेज चल रही थी, तो और हवा तेज थी, ठंडी हवा थी। तो हना एकदम उठ के कहती है कि मैं जाके वो पार्टीशन जो है बंद कर देती हूँ, दरवाजा खुला है, शायद कोई हवा आ रही होगी, उसको ठंड लग रही होगी। डॉक्टर सदाव उसको एकदम कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगी, इस तरह से। और ये बात कहेगी कि अपने आप बंद कर लेगा, इतनी उसमें कंडीशन में तो आ ही गया, वो ठीक हो गया काफी, और अपने आप बंद कर लेगा। और सुबह जब हुई तो बहाना बना के वो डॉक्टर सदाव उसको देखने गया कि क्या उसको मार दिया गया है, वहां से उसकी डेड बॉडी को भी उठा लिया है कि नहीं उठा लिया। तो देखने जाता है कि वो आराम से सो रहा है, दरवाजा बंद करके वापस आ जाता है। दूसरे दिन तेज हवाएं बारिश में तब्दील हो गई, चेंज हो गई, और आज भी उसने सोचा कि शायद उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। वेट की, कोई नहीं आया। अगले दिन सुबह देखा कि वो आराम से अपने कमरे में था। तीसरे दिन भी कोई नहीं आता। इस तरह से डॉक्टर सदाव ने निर्णय कर लिया आखिरकार कि अब मैं ही इससे छुटकारा अपने आप ही पालूं। इस बीच प्लानिंग उसने बता दी, डॉक्टर सदाव ने जो प्लानिंग कर रखी थी उस अमेरिकन सोल्जर को बता दी कि भाई अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, सभी को पता लग गया। वो बल्कि चिंतित था इस बात से कि कहीं क्या खराबी ना हो जाए कोई।
कि सब जानते हैं कि आप यहाँ हो और मेरे लिए खतरा हो रहे हो, एक किस्म से ये बात कहने का मकसद था उसका। और तुम्हें मैं एक किश्ती किनारे पे किसी पोस्ट के साथ बंधी मिलेगी रात को, आप वहां से किश्ती को लेके चले जाना ड्राइव करके, और उसमें साथ में खाने पीने का सामान होगा, क्लोथिंग वगैरह होगी, पानी की बोतल्स होंगी जो चुपचाप वो दिन में ले आए थे, तो शाम के वक्त जब अंधेरा पड़ने लगा तो अलविदा कह दी। और उसको पहले तो फ्लैश लाइट देने के हक में नहीं थे डॉक्टर सदाव, फिर भी सिग्नल देने के लिए उन्होंने फ्लैश लाइट दी और कहा कि अगर भोजन सामग्री आपकी खत्म हो गई तो 2 बार फ्लैश लाइट करना, अगर तुम ठीक हो वहां पे 1 बार फ्लैश लाइट करना, और ये सूरज छुपते ही करना, ज्यादा अंधेरा ना हो। और साथ में ये भी कहा था उसे कि कोरियन बोट्स वहां से गुजरती हैं फिशरमैन की, उनको हाथ देना और वो आपको बिठा लेंगे, आप जहां चाहो चले जाना। तो ये सारी प्लानिंग कर दी और वो चला गया। इसके बाद क्या होता है, जनरल के पास डॉक्टर सदाव जाते हैं और जनरल का इस बीच इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था और जनरल अभी भी उभरे नहीं थे। 12 घंटे तक तो डॉक्टर सदाव कुछ भी नहीं कह सकते थे कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब भोजन वगैरह मांगना शुरू कर दिया उन्होंने और ठीक थोड़ा बहुत बोलने लगे थे। और इस वक्त इस मीटिंग में डॉक्टर सदाव ने निर्णय करा कि असैसिन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कि आपने सर उन्हें भेजा नहीं है, और इधर उधर की कुछ बातें करके वो घर आ जाते हैं। इस बीच अमेरिकन सोल्जर चला गया था, तो यूमी ने उस रूम को, जो उसके फादर का रूम था, उसी में रखा था उसको, अमेरिकन सोल्जर को, रूम को सल्फर जला के क्लीन किया ताकि वो दुर्गंध या जो भी उसकी ऑरा था, उसकी जो स्मेल थी, वो वहां से गायब हो जाए। और सब कुछ सामान्य तौर पे चलने लगा। और फिर 1 सप्ताह बाद डॉक्टर सदाव ने निर्णय किया कि अब सब कुछ बता देना चाहिए कि वो भाग गया है, और असैसिन्स की भी बात चलेगी, कहीं ना कहीं बहाना तो बन सकता है। डॉक्टर सदाव ने जनरल को जाते ही सारी बातें बता दी और कहा कि असैसिन तो भाग चुका है, और ऑपरेशन मैंने उसका कर दिया था, ये बात उसे पता चल चुकी थी, पहले ही पता लग गई थी। और जो जनरल है कहता है डॉक्टर सदाव को, डिडंट आई प्रॉमिस टू यू दैट आई वुड गेट हिम किल्ड बाय 2 assassins? क्या मैंने आपसे वादा नहीं किया था कि मैं उसे असैसिन से मरवा दूंगा? सदाव कहता है, यस सर यू डिड, योर एक्सीलेंसी, आपने वादा किया था। तो फिर वो कहने लगा कि मैं पेन में था, आई वॉज सफरिंग, देयरफॉर आई कुड नॉट थिंक अबाउट दैट, अबाउट माई प्रॉमिस। मेरी गलती तो है, मैं प्रॉमिस निभा नहीं पाया, अपने सेल्फ में ही था। चलो जैसा भी हुआ, यू विल बी रिवार्डेड। बातें कुछ और भी होते हैं, और एक सेंटेंस इसमें कहा उन्होंने, यू विल बी रिवार्डेड। अब रिवार्ड क्या है? रिवार्ड उसको डॉक्टर सदाव को मिल गया। तो जब वो घर आए तो उसने जो सिग्नल आना था कि एवरीथिंग इज ओके, वो सिग्नल नहीं आया, तो समझ गए कि अब अमेरिकन सोल्जर बिल्कुल ठीक ठाक वहां से निकल चुका है और डॉक्टर सदाव को इनाम मिल चुका है। अब रिवार्ड यहाँ पे ये भी पॉजिटिव रिवार्ड है कि वो जाने दिया, जनरल ने उसे मरवाया नहीं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जनरल ने उसी टापू पे, आइलैंड पे उसको मरवा दिया होगा, क्योंकि दुश्मन सैनिक था, उसे ऐसे तो नहीं जाने देना था, मिलिट्री वाले हैं, तो शायद उसने उसको मरवा दिया होगा। ऐसा भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से ये समरी खत्म हो गई है। एक तरह से आपको एक आइडिया पूरा बन चुका है लेसन का। अब आप डिटेल में टेक्स्ट पढ़िए, बड़े स्लो मोशन में पढ़िए, और अपने पेन को तैयार रखिए लिखने के लिए, कुछ अपनी नोटबुक में पॉइंट्स को नोट करते जाइए, और आपके लेसन ये तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी और लेसन के साथ फिर आऊंगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आमतौर पे वीडियोस भी देखते हैं बच्चे, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।